जो हार्मोनिक फंक्शंस हैं उनके बारे में हम ये समझते हैं कि उसके क्या क्या तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। अगर उसको ऐड करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें किस तरह सॉल्व होता है वो। तो we will use three different methods. The first one being the using of trigonometric relationship, जो आपको आइडिया है ही, graphically using vector addition rules और complex algebra। एक बात का ख्याल रखें कि ये जो तीन बताने का मकसद है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का मकसद है इसका, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वी विल बी यूजिंग और यू विल बी यूजिंग इन एग्जाम्स ओनली दिस मेथड। जो आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का मेथड है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का, कि आप जितने भी फंक्शन लिख रहे होंगे वो ई की टर्म्स में सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने इस तरह करना है जिस तरह ये सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, आप कोसाइन, अगर इसको मैं चाहूँ तो मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा से भी खोल सकता हूँ, लेकिन वो काम आपने नहीं करना। तो आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स में इसको सॉल्व करना है, ऑयलर इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो आप इसको खोलना चाहें तो आप कोसाइन अल्फा प्लस बीटा से भी खोल सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट विल बी द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जो लास्ट मेथड है वही हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ई की टर्म्स में सॉल्व करेंगे उसको। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। तो द फर्स्ट एक ही एग्जाम्पल है, आई थिंक उसको तीन तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो फाइंड द सम ऑफ द टू हार्मोनिक मोशंस x1t, एक आप cos ओमेगा t है, x2t 15 cos ओमेगा t प्लस 2 है। हमजा, कैन यू प्लीज टेल मी जो पहला फंक्शन है उसमें कितना फेज है सिस्टम के अंदर? सर 10 है। फेज फेज कितना है? 10 10 क्या है? 10 10 तो फेज नहीं है, 10 तो 10 इज समथिंग एल्स। 10 क्या चीज है इसमें? देख के बताओ क्या है ये। देखो अब ये 5 क्या था यहाँ पे? दिस 5 का क्या था ये? समझ, आर यू देयर? सर आपका जो 10 है वो एम्पलीट्यूड है। सही है। और उसमें फेज कितना है पहले वाले में? आपका x1t है जो, इसमें कोई फेज एंगल है आपके पास? नहीं सर, दूसरे वाले में है। कितना है? 2। बिल्कुल सही। तो ये हम तो समझ आया तुम्हें? जो शुरू में पार्ट लिखा है वो तो आपका एम्पलीट्यूड है ना, वो जी तो सर, उसको समझ मैग्नीफाई गया। कर रहा है ना, तो उसमें कुछ वो ले रहे हो। और जो फेज होता है वो हमेशा एंगल के साथ होता है, ब्रैकेट आएगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos ओमेगा t है खाली, तो इसका मतलब कोसाइन का जो भी फंक्शन बन के आएगा वो जितना भी बन के आएगा वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, कोई पार्ट है ही नहीं उसमें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कोसाइन का फंक्शन है उसमें ओमेगा टी भी है, और प्लस एक और टर्म आ रही है जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो टू क्या चीज हो गई यहाँ पे? यहाँ पे फेज हो गया टू। तो पहला फंक्शन जो है इसमें कोई फेज नहीं है, मतलब वो टाइम 0 पे 1 होगा या 10 होगा, डिपेंडिंग है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। जब आप यहाँ पे टाइम 0 डालेंगे, जब टी 0 डालोगे तो कोसाइन 0 क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप टाइम 0 डालते भी हैं तो cos 2 आएगा टाइम जो है उसे 0 पर। ठीक है, और वो cos 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 15 को, तो इसका मतलब कि ये दिस इज योर प्योर कोसाइन, बट दिस वन इज नॉट द प्योर कोसाइन। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो पहला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो उसमें करा क्या है हमने? सबसे पहले हमने दोनों का रिजल्ट निकालना है, तो हमने एक फंक्शन बना दिया कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं x1t को x2t को, तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो टोटल मिला के xt है। तो xt इज नथिंग बट एडिशन ऑफ x1t एंड x2t। ठीक है, और उसको हम जो आंसर लिख रहे हैं वो कोसाइन की टर्म में ही लिख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? दिस इज कोसाइन, दिस इज कोसाइन, तो इसीलिए जो रिजल्ट आएगा वो भी हम कोसाइन में ही लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? लिखने का तरीका यही है आपका, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को लिखते हैं तो उसमें पहला एम्पलीट्यूड आता है, ए आ गया एम्पलीट्यूड, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बिकॉज दिस वन इज जस्ट फॉर x1 एम्पलीट्यूड एंड दिस एम्पलीट्यूड इज जस्ट फॉर x2। तो जो अगर कंबाइन मिलाओगे तो जो ए आएगा, जो ए लिखा हुआ है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 10 एंड दिस 15। ठीक है, फिर cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। व्हाट इज अल्फा हेयर? अल्फा जो है वो फेज है।
ठीक है। तो इन दोनों जब सिग्नल्स को मैं मिलाऊंगा तो कोई नया फेज आएगा मेरे पास, टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो, क्योंकि दो सिग्नल्स को मिला के आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू वन सिग्नल, तो दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म जो कि आपको लिखनी आनी चाहिए। एम्पलीट्यूड आएगा, एंगल आएगा, ओमेगा टी आएगा एंगल में, प्लस अल्फा आएगा। अल्फा जीरो भी हो सकता है, अगर यहाँ पे ये टू नहीं होता तो यहाँ पे अल्फा जीरो हो जाता। तो अब और वो किसके बराबर आ गया आपका, ऑब्वियसली x1t और x2t के बराबर है। तो इसको हम खोलते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को खोलने की कोशिश करूं, क्योंकि हम टेक्नोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो आई कैन बहुत आराम से मैं यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ इस वाले में, बिकॉज दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड। तो ये अगर इसको मैं cos अल्फा प्लस बीटा से खोलूं तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन जो है बन के आ गई है। और राइट हैंड साइड पे जो है वो आपका ये दोनों टर्म आ गई है, 10 cos ओमेगा टी एंड 15 cos ओमेगा टी प्लस 2। अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने कुछ कॉमन्स निकालने हैं। तो आप अगर कॉमन निकालना चाहो तो दो टर्म्स यहाँ पे कॉमन है, दो टर्म्स जो है वो आ रही हैं यहाँ पे, एक cos ओमेगा टी की टर्म है और अल्फा की टर्म्स है, सॉरी एक ओमेगा टी की टर्म्स है और एक अल्फा की टर्म है, ओमेगा टी एंड अल्फा, ओमेगा टी एंड अल्फा। तो हम करते हैं कि ओमेगा टी और अल्फा को हम अलग अलग करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमने किया यहाँ पे सिर्फ ये जो स्टेप्स हैं उसमें हम cos ओमेगा टी बाहर ले आए, ब्रैकेट में a cos अल्फा छोड़ दिया। सिमिलरली हम sin ओमेगा टी बाहर ले आए और ब्रैकेट में आपने a sin अल्फा छोड़ दिया। और यहाँ पे आपने जो है, अच्छा यहाँ पे भी हमने ये काम किया कि जो ये जो सेकंड फॉर्मूला था, तो ये वाला यहाँ से आ रहा था, इसमें भी हमने cos अल्फा प्लस बीटा से इसको खोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली वही काम किया है कि हम यहाँ पे cos ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके दो दो जो इक्वेशन, दो जो पार्ट्स है उसमें cos ओमेगा टी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एंड वी हैव हियर। तो जब cos ओमेगा टी कॉमन लोगे तो बाकी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो 10 प्लस 2 15 cos 2 आ गया, और माइनस यहाँ पे भी हमने sin ओमेगा टी कॉमन ले लिया। तो दोनों जगहों पे हमने क्या काम किया है, हम अल्फा की टर्म्स को अलग कर रहे हैं या एंगल्स की टर्म को अलग कर रहे हैं और ओमेगा टी की टर्म्स को अलग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो टर्म है यहाँ पे, जो ब्रैकेट से बाहर है वो वो जो ब्रैकेट से बाहर टर्म्स हैं वो ओमेगा टी की टर्म्स हैं, ठीक है। और बाकी जो अंदर की टर्म्स है उसमें ए आ रहा है, cos अल्फा आ रहा है, यहाँ पे एंगल्स आ रहे हैं। नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस पार्ट जो cos ओमेगा टी का जो पार्ट है, जो कोफिशिएंट आ रहा है उसके साथ, वो यहाँ के cos ओमेगा टी के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब आई कैन राइट a cos अल्फा इज इक्वल टू 10 प्लस 15 cos ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि दोनों के जो वो है cos ओमेगा टी वो बराबर है। सिमिलरली फॉर sin ओमेगा टी यू कैन राइट a sin अल्फा इज इक्वल टू 15 sin 2। तो यहाँ से आप अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो आपकी ब्रैकेट की टर्म्स है वो बराबर होंगी। तो ये जो आपके पास दो रेड टर्म्स है ये बराबर है और दो ब्लू टर्म्स बराबर है। अब क्या करोगे, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये आपके पास a cos अल्फा का रिजल्ट आ गया है और आपके पास a sin अल्फा का आ गया है। नाउ दिस इज अ कोसाइन कंपोनेंट, दिस इज अ साइन कंपोनेंट। एक साइन कंपोनेंट है, एक कोसाइन कंपोनेंट। तो उसका जो रिजल्टेंट निकलता है, कैसे निकलता है, वही तरीका, आपने दोनों को स्क्वायर करना है, अंडर रूट कर देना है। हमेशा यही करते हुए आए आप। ये सिंपल बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप स्टैटिक्स के अंदर एफ एक्स और एफ वाई निकालते थे, फिर उसमें जब आपको टोटल एफ निकालना होता था तो यू आप उसको जो है स्क्वायर करके अंडर रूट करते थे एडिशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है, ये दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं सिस्टम के, एक साइन एक साइन का कंपोनेंट आ रहा है, एक कोसाइन का आ रहा है। तो ये इसको आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब आपने निकालना है फेज निकालना है, आपने अल्फा निकालना है। तो अल्फा सबको पता है कि इमेजरी डिवाइडेड बाय रियल होता है। तो यहाँ पे इमेजरी इज 15 sin 2, क्योंकि साइन जब भी आपके पास साइन आ रहा है तो वो इमेजरी में है, और कोसाइन का जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी आपके पास। और फिर आपको इसको सॉल्व करके आराम से आप एंगल निकाल सकते हैं। बी केयरफुल, दिस टू इज नॉट इन डिग्रीज, ये टू जो है ये आपका रेडियंस में है। तो अब वो रेडियंस में डाल के फिर आप इसको डिग्रीज में निकाल सकते हैं। तो अल्फा यहाँ पे जो मैं अल्फा लिखूंगा वो बेसिकली मैं रेडियस में लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिग्रीज में निकाला हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट द डिग्रीज इनटू रेडियंस। तो यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो आप जब यहाँ पे, अब आपने ए निकाल लिया, आपने अल्फा निकाल लिया, तो अब जो ये एक्स ऑफ टी था, इसमें इसमें आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, जो है वो आप कोसाइन ओमेगा टी, अल्फा की जगह जो है वो आपके पास ये एंगल आप इसमें डाल देंगे रेडियंस की टर्म्स में। अच्छा एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, यहाँ पे 2 मिनट जरा रुकिएगा।
चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इट्स वेरी सिंपल, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ही लगाया आपने, कुछ भी नहीं किया, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, एंड वो जो मेथड है वो आपका वेक्टर से आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां से आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए आपके पास यहाँ ये दो वेक्टर्स ही थे ना आपके पास, x1t और x2t आपके पास वेक्टर्स थे। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स बना रहे हैं रियल और इमेजरी में। रियल हमेशा पता है सबको कि एक्स एक्सिस पे होता है, इमेजरी वाई पे होता है। तो पहला जो फंक्शन है उसको कैसे बनाएंगे आप ओमेगा टी की वैल्यू कोई ना कोई अज्यूम करेंगे, कुछ भी कर लें, अज्यूम सिर्फ शो करना होता है ये। तो अगर आप यहाँ ओमेगा की वैल्यू तो पता है आपको, टी की वैल्यू आप अज्यूम करेंगे तो आपके पास एक एंगल बन के आ जाएगा। लेट्स सपोज वो एंगल जो है वो 10 डिग्रीज आ गया आपके पास। तो ये जो आप x1t बना रहे हैं और ये ओमेगा टी, ये एंगल जो है ओमेगा टी है। तो जितना ये एंगल होगा, लेट्स सपोज अगर ये 10 डिग्रीज होगा तो आप इस जो आपका पहला वेक्टर है उसकी 10 डिग्रीज ऊपर बनेगा, क्योंकि आप टाइम दे रहे हैं उसको। आप कुछ टाइम के बाद उसको वेक्टर को देख रहे हैं, आप जीरो पे नहीं देख रहे हैं। अगर जीरो पे देखेंगे तो फिर तो ये वेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इफ यू सी दिस वेक्टर एट टाइम जीरो तो फिर ये वेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेकिन कुछ टाइम गुजर गया है तो ये रोटेट कर गया है, इस रोटेटिंग, ठीक है। तो ये पहला वेक्टर आ गया आपका जिसमें कोई फेज नहीं है। तो जब ये टाइम जीरो होगा तो ये बिल्कुल रियल एक्सिस पे होगा x1t, और रियल कोसाइन तो कोसाइन से ही आ रहा है पे। अच्छा, नाउ फॉर द x2t में क्या होगा, ओमेगा टी तो अपनी जगह वो है ये वाला, जो बीच का एंगल है वो क्या बता रहा है, वो एंगल इन दोनों में जो डिफरेंस है एट टाइम जीरो। अगर मैं टाइम जीरो डालूं यहाँ पे तो दिस विल बी 1, और अगर मैं टाइम जीरो डालूं यहाँ पे तो ये फिर cos 2 की जगह cos 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 15 को। तो इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी कि एंगल 2 रेडियंस का फर्क है इन दोनों सिग्नल्स में। अगर मैं दो वेक्टर्स बनाऊंगा, एक वेक्टर इससे बनाऊं, एक वेक्टर इससे बनाऊं, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस होगा वो 2 रेडियंस होगा, हमेशा हमेशा, ठीक है। चाहे जितना भी आप आगे चले जाएं, टाइम बढ़ा दें आप, वो 2 रेडियंस का फर्क रहेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से आ रहा है। तो ये जो एक वेक्टर ये आ गया। अब मैं x2t जो बनाऊंगा, उस x2t में और x1t में जो एंगल का डिफरेंस है वो 2 रेडियंस होना चाहिए। तो 2 रेडियंस जो है वो आपका 114.6 डिग्रीज बनता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज में बताना ज्यादा आसान है और उसको ज्यादा विजुलाइज करना इज मच इजियर। तो वी हैव रिटन 1114 यानी डिग्रीज में लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। अब समझ आया फेज का फर्क क्या होता है। इस वेक्टर में कोई फेज नहीं था, तो ये टाइम जीरो पे यहाँ होगा, लेकिन इसमें x2t में फेज था, तो ये टाइम जीरो पे इस एंगल पे होगा, इतना एंगल दूर होगा रियल एक्सिस से, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है। अच्छा, अब लेंथ आपको पता है वेक्टर्स की, ठीक है। इसकी 10 थी, इसकी 15 थी, तो वो आप लेंथ जो है बाय यूजिंग स्केल्स आप आराम से इसको बना सकते हैं, 10 का बना देंगे, 15 का बना देंगे। अब आपने जो है इसका वो निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसमें जो है सेंटर से जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसका ज्वाइन करेंगे आप, तो ये जो आपके पास वेक्टर आएगा दिस विल बी योर रिजल्टेंट, जो एक्स ऑफ टी हमने निकाला है। अब ये एक्स ऑफ टी जो है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आई एम कमिंग। जी, तो यहाँ पे फिर जो आप रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं एक्स ऑफ टी, तो ये आपके पास जो है इसका रिजल्टेंट आ गया है सेंटर में। अब जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो बेसिकली उसका ए है, जो हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकाला था, तो वो इसकी जो है वो लेंथ आ गई है वेक्टर की, जो आपके रिजल्टेंट वेक्टर है। और अब ये किस एंगल में आ रहा है, तो वो आपने एंगल यहाँ से जो निकालना पड़ेगा, जो पहला वेक्टर था वहां से अब एंगल आप जो है वो काउंट करेंगे टुवर्ड्स दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो ये जो एंगल आएगा बीच का एंगल, ये 74.6 डिग्रीज आ गया। यानी कि जो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना दूर है आपके पहले वेक्टर से। तो पहला वेक्टर जो है वो उससे वो 74.6 डिग्रीज दूर होगा। हमेशा जो है ये एंगल का डिफरेंस रहेगा आपके रिजल्टेंट में और आपके पहले वेक्टर के अंदर, ठीक है।
और ओमेगा टी तो सबके साथ लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको थोड़ा रोटेट करके दिखाया हुआ है। तो आइडियल कंडीशन में ये थोड़ा सा, जब टाइम 0 होता तो ये जो वेक्टर x1 था ये आपका बिल्कुल रियल पे होता, और ये जो xt था ये भी थोड़ा राइट हैंड साइड पे होता, और ये भी थोड़ा राइट हैंड साइड पे होता। तो ये थोड़ा सा इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करवा लेंगे, तो ये जो है खुद ब खुद x1t जो है आपका इस रियल एक्सिस पे आ जाएगा। लेकिन हमने कुछ टाइम देकर सिस्टम को चेक कर रहे हैं हम, तो इसलिए थोड़ा सा ये रोटेट हुआ हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसीलिए ये हर उसमें, हर जो आपके पास वेक्टर आ रहा है उसमें ओमेगा टी की टर्म जो है वो एम्बेड हुई हुई है। सही है। तो ये अब दोबारा दिखाया हुआ है, आपका फर्स्ट जो वेक्टर है वो ग्रीन वाला, रेड वाला है, और फिर ये आपके पास जो रिजल्टेंट आया है वो आपके आराम से आप निकाल सकते हैं। उसको एंगल निकाल लिया, फिर आपको रेडियस में कन्वर्ट कर दें, तो आपके पास 1.30 रेडियंस में रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो तरीका है ये ज्योमेट्रिक तरीका है, मतलब आप इसको स्केल से लेके वेक्टर की लेंथ लेके एंगल लेके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। करेंगे नहीं हम ये दोनों तरीके जो है समझाने कहेंगे कि कौन कौन से तरीके जो है वो अप्लीकेबल हो सकते हैं। नाउ फॉर द मेथड विच जो हम यूज करते हुए आ भी रहे हैं, हमने यहाँ पहले अभी यहाँ ये वाला जो मेथड है वो भी यही मेथड है। तो ये वाला मेथड हम दोबारा जो है यहाँ इस सवाल में जो है इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी, तो ओके, सो अब वही सवाल है हमारे पास यहाँ पे। तो x1t सिमिलर cos ओमेगा t है, x2t 15 cos ओमेगा t है। तो अब देखते हैं इसको कैसे, दोनों जो हैं वो कोसाइन में है, तो ज्यादा आप यहाँ पे हैं, ज्यादा आर यू देयर उसामा? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि तो माइक खोल लेना। नहीं चल रहा माइक? ओके, चलो सही है। ओके, उसामा आर यू देयर? उसामा मोइन? आकिब का माइक भी मेरे ख्याल से नहीं चल रहा है। ओके चलो फिर आगे पढ़ते हैं आगे। अच्छा तो अच्छा चलो, कोई मसला नहीं। हमजा आप हैं वहाँ पे, आप ही बता दें। जी सर। अच्छा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वी नीड टू कन्वर्ट दिस, जो दोनों इक्वेशंस है इसको हम ई की टर्म्स में लाना चाह रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि रियल है या इमेजिनरी है। तो क्या है ये दोनों जो आपके पास वेक्टर्स आ रहे हैं, रियल है या इमेजिनरी है ये? सर दोनों रियल है। दोनों रियल है क्योंकि कोसाइन है, सही है ना? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? चलो गुड है। नहीं सर, अच्छा, इधर उधर। सही है। तो अब हम रियल में किस तरह लिखते हैं ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो पहले तो रियल आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में क्या आता है ये फॉर्मूला है, या तो याद कर लो ये, या ये कहीं से ले लेना। मतलब अब तो ओपन बुक होगा तो इतना मसला नहीं है, खासा अगर वो क्लास जो है आपके ऑनलाइन ही एग्जाम होते हैं। तो पहला एप्टीट्यूड आता है A1, फिर ई आई ओमेगा टी, बस ये याद करना है आपने। अच्छा, पहले वाले में ई आई ओमेगा टी क्यों आया और कुछ प्लस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे कोई फेज ही नहीं है। तो ये जो जो आपके पास कॉस के साथ जो टर्म होती है ओमेगा टी वो पावर में आ जाती है, बस ये याद रखना, और आई लग जाता है उसके साथ। जो x2 ऑफ टी है उसमें क्या होगा, उसमें फर्क सिर्फ ये आ रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर है। A2 आ जाएगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम A1। ई आई ओमेगा टी प्लस 2 आ रहा है, तो जो पावर जो आपके पास कोसाइन की टर्म थी वो ई की पावर में आ जाएगी और साथ में आई आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? तो यू मस्ट बी एबल टू राइट these two equations in terms of E। ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है सॉल्व करते हुए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जो x, हमें तो दोनों का जो है वो समेशन चाहिए, तो वी कैन ऐड देम। तो वो सिंपल सा आप इसको ऐड करें, ठीक है?
अब यहाँ पे भी अगेन वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे आपके पास देखें अगर आप, तो आपके पास एक टाइम की टर्म्स है ओमेगा टी जो टाइम की टर्म आ रही है, और एक आपके पास फेज आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास टाइम की टर्म आ रही है, तो दोनों को आपने ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करने के लिए क्या किया हमने, जो टाइम की टर्म थी उसको हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में आ रही है, वो देख सकते हैं आप। तो जब वो ई आई ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे 10 बचेगा और वहाँ पे 15 ई आई 2 बचेगा। तो वो हमने अलग अलग कर लिया है। अब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो आप फेजर की बात कर रहे हो, आप हमेशा फेजर की बात कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड की बात कर रहे होते, तो आप टाइम डिपेंडेंट टर्म की बात नहीं कर रहे हो। तो हम सिर्फ इसमें जो जो आपकी ब्रैकेट में टर्म है, राउंड ब्रैकेट में, उसमें इंटरेस्टेड है। इसको आप सॉल्व करना है आपने। तो 10 तो नंबर है, 15 E2i, तो इसको कैसे सॉल्व, इसको जो E2i है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑयलर इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो E2i है ये बन जाएगा आपका cos 2 प्लस I sin 2, ठीक है, सिंपल। तो ये जो आपके पास टर्म है इसको आप साइन और कोसाइन में खोल देंगे, और शायद आगे सॉल्व हुआ भाई, हाँ यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देख रहे हैं आप कि जो हम कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ पर जो है वो ये टर्म हमने अलग कर ली थी सेंटर की जिस पे हम इंटरेस्टेड थे, और फिर हमने इसको जो है, जो ये आपका 15E2i था इसको हमने 15 cos 2 प्लस I 15 sin 2 में तोड़ दिया। नाउ दिस इज रियल, इसमें कोई आई की टर्म नहीं है, दिस इज इमेजिनरी। तो आप रियल को सिंपली ऐड कर लें, कोसाइन 2 लगाएं, आप रेडियंस है ये 2 में, और यहाँ पे आप, तो आपके पास दो पार्ट आ जाएंगे, एक रियल पार्ट आ जाएगा, एक जो है इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अगेन स्क्वायर करें, इसको अंडर रूट करें, तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और अगर इमेजिनरी डिवाइडेड बाय आप रियल करते हैं तो और टेंजेंट इनवर्स लगाते हैं तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो बेसिकली आपके दो ही काम होते हैं, जो आपका रिजल्ट होता है उसमें आपके पास दो ही अननोन होते हैं। एक आपके पास एम्पलीट्यूड जो निकाल चुके हैं अभी 14.14, एंड द सेकंड वन इज द अल्फा जो फेज होता है, जो आप अगेन यहाँ से निकाल चुके हैं। तो अगर आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट आ जाता है आपके पास, तो आप सिंपली बड़े आराम से एम्पलीट्यूड और अल्फा निकाल सकते हैं। और फिर अब आपने क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो जो ये रिजल्ट आएगा ये आपका, ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा ये आपका कहलाएगा समेशन ऑफ द टू वेक्टर्स और द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका रिजल्ट कहलाएगा इस पूरा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि 2-3 मिनट रह गए हैं, तो किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछ सकता है, वरना वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो देख लें, मतलब कि कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ लें यहाँ पे। एरो वाली कौन सी बात है, एरो वाली तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इस एरो की बात कर रहे हैं क्या आप? नेक्स्ट स्लाइड में एरो बनाया हुआ है, अच्छा। एरो तो बस सिर्फ समझाने के लिए है ना कि वो बीच में, ये तो मतलब यहाँ से यहाँ आ गए ना इसमें, मतलब यहाँ से इस रिजल्ट से यहाँ पे आ गए। और ये तो सिर्फ एक वो बताया हुआ है, सिंबल बताया हुआ है कि किस तरह कि एम्पलीट्यूड कहाँ होता है, फेस कहाँ होता है, फिर वो टाइम डिपेंडेंट टर्म क्या होती है, सिर्फ समझाने के लिए ना। तो ए एम्पलीट्यूड है आपका ई आई अल्फा, जिसमें टाइम नहीं है, वो आपका जो है फेस कहलाता है, फेजर कहलाता है, और जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है वो आपकी टाइम डिपेंडेंट टर्म ही कहलाती है। तो ये तो एरो सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। सर आई थिंक वो आगे पूछना चाह रहा होगा ये कन्वर्ट कैसे किया शायद। इसमें कन्वर्ट इस तरह किया है कि जो आप सिर्फ इंटरेस्टेड उस पार्ट में है जो ब्रैकेट वाली पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, इसमें तो आप इंटरेस्टेड हो नहीं। तो आपने सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है, 10 प्लस 15E2i आपने यूज करना है। अब 10 तो कुछ 10 ये नंबर है ना, जो आपका 15E2i है इसको आपने खोलना है बाय यूजिंग ऑयलर इक्वेशन, ठीक है। तो जो ऑयलर इक्वेशन अब दोबारा दिखा देता हूँ मैं, दिस इज योर ऑयलर इक्वेशन, दिस वन। तो अगर ई आई वहाँ 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम cos 2 प्लस I sin 2। तो यही काम किया वहाँ पे एग्जैक्टली कि ये फॉर्मूला लगाया, सिर्फ आपने ई को खोलना है दोबारा साइन और कोसाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि हमने यहाँ पे जो 15E2i था 15 को कॉमन लेकर
e2i को खोल दिया हमने, cos 2 प्लस i sin 2 में, और 15 मल्टीप्लाई करवा दिया अलग अलग। तो अब ये जो इसको ऐड कर लो, क्योंकि रियल पार्ट है ये, इसमें कोई i नहीं आ रहा। तो रियल पार्ट जो i के बगैर वाले पार्ट है उसको अलग कर लें, वो 3.75 बन जाएगा। जो i वाले पार्ट है उसको अलग कर लें, वो 13.64 आ रहा है। फिर आप सॉल्व कर लें इसको। यही सवाल था। ओके, अपना माइक सही कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, फिर आराम से पूछ लोगे। चलो, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई इशू तो नहीं है? चुप नहीं बैठे यहाँ पे प्लीज। कोई यस ही कर दे तो हम इसको फिर अगले उसमें मैं इसको मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप ज्वाइन करना। एवरीथिंग इज ओके? जी सर। आई एम कैंसलिंग इट। ठीक है, तो 1-2 मिनट में ये लोग आ जाएंगे, फिर हम ज्वाइन करेंगे। सबको मतलब सब आ जाए तो फिर हम ज्वाइन करते हैं।